सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस गांव की सरदारी, मंच पर बैठे समस्त बुद्धिजीव, अगर मैं किसी एक का भी नाम लूंगा या किसी एक का नाम मेरे मुंह से रह गया तो शायद उनका अपमान होगा। इसलिए आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए अरस शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम सा। आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है उसके बदले में आज मैं भी कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अरस शिकारा को सिर्फ फोन में देखते हो, असलियत में नहीं पता। मैं ये चाहता हूं कोई भी ताली ना बजाए, कोई भी किसी चीज में ध्यान ना दे, सिर्फ 1 मिनट गौर करके मेरी बात को जरूर सुने। सबसे पहली बात तो बार बार आप एक शब्द बोलते हो, हरियाणा से आए अरस शिकारा, हरियाणा से आए। आप ही के पास में ददरेवा गांव होगा चूरू में। आप सभी को बता दूं, हमारे पूर्वज, हमारा गांव इसी राजस्थान की पावन धरा के ददरेवा गांव से गया है। और वो जिम्मेदारी आप लोगों ने लगाई थी। जिस वक्त दिल्ली को अलाउद्दीन खिलजी लूट रहा था, उस वक्त वो जिम्मेदारी लगाने के लिए आप लोगों ने वहां दिल्ली के बॉर्डर पे भेजा था। आप सभी को बता देता हूं, हरियाणा से पहले हम भी इसी राजस्थान की मिट्टी से पैदा होके गए हैं। अब बात आती है बड़े भाई साहब, क्या गुरुजी, हमारे गुरुजी ने बताया कि हरभजन सिंह को बुलाने वाले थे। बात हुई किसी सेलिब्रिटी को बुलाओ। गुरुजी ने फिर मेरा नाम लिया कि अरस शिकारा को बुलाया। सबसे पहले तो आप कहीं भी देख लेना, मैं जब मंच पे बोलना शुरू करता हूं उससे पहले अपनी पगड़ी, अपनी माला उतार कर अपनी बात रखता हूं। वो इसलिए क्योंकि पगड़ी का वजन बहुत भारी होता है, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए। और माला इसलिए निकालता हूं, मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूं। मेरी हकीकत क्या है उसको जानो, मेरी औकात क्या है उसको जानो। झूठे हवाई किले बनाना हमारे बस की नहीं है। मेरी हकीकत यह है, मैं सोनीपत के सेक्टर 23 के अंदर एक किराए के मकान में रहता हूं। अगर मेरे घर के बाहर 20 आदमी आ जाए और फोन करें, अरस शिकारा भाई कहां हो, आपके साथ चाय पानी पीनी है, शर्म से मेरा मुंह लाल हो जाता है। क्योंकि मेरे पास उस किराए के मकान में भी 2 कमरे हैं, 20 आदमी बैठाने की जगह नहीं है। यह है मेरी हकीकत। मेरा बाप, मेरा पिता 1 किले का जमींदार है, मजदूर है, मजदूरी करने वाला। और वो जो 1 किला है वो भी मेरे भाई के पास है, मेरे पास नहीं, क्योंकि वो मेरे से छोटा है। मेरा जो हिस्सा बनता है मेरा यही है, मैंने अपने भाई को दे रखा है। अब बात आती है मेरी काम करने की। मुझे एक चीज का बड़ा दुख है। आप लोगों को एक बात बता दूं पहले, मैं किसी गांव का सरपंच तो छोड़ो, नंबरदार तक नहीं हूं। बड़े बड़े ऑफर मेरे पास भी आते होंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य पार्टियों के, अन्य दलों के। मलाई मैं भी चाट सकता हूं, मजा मैं भी ले सकता हूं सरकारों का। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता देता हूं, हम भाईचारा जोड़ के ये दिखाना चाहते हैं, हम किसान मजदूर बिना पद के ही पावर में है। नेता हमारे से है, हम नेताओं से नहीं। अब बात आती है भाईचारे की। आपके राजस्थान के अंदर चुनाव आ गया, मुझे बताते हुए कोई घबराहट नहीं होती। पिछले 2 चुनाव देख चुका हूं। यहां पर राजनीति के ऊपर, राजनीति जो वो जातिवाद के ऊपर की जाती है, जाति और धर्मों के ऊपर चुनाव होते हैं। और नेता जीतने के बाद हारने वाला और जीतने वाला एक साथ बैठ के दारू पी के पार्टी करते हैं। हम आपस में गली गली में लड़ते घूमते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों के अंदर मानसिकता नहीं है? मैं आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, हर पार्टी का मेरा भाई बैठा होगा यहाँ पे। मैं इन सब से एक बात कहता हूं, आप सब नौजवान हो,
आप सब शिक्षित हो, इन सब चेहरों को मैं जानता हूं। अगर इनमें से कोई नेता बनता है, वो किसी भी पार्टी से विधायक, एमएलए, एमपी बने, उसकी जिम्मेदारी बनती है आ रहे हुए सभी नेताओं को अपने पास बुलाए और ये बोले हम अपने क्षेत्र को सभी साथी मिलकर सुधारेंगे। आप हार गए तो क्या हुआ, आपका भाई तो बन गया। असली में राजनीति ये होती है, लेकिन ये राजनीति कहीं रही नहीं, क्योंकि बड़े भाई साहब महिपाल मेला साहब काफी टाइम से मैं संघर्ष करते हुए देख रहा हूं। मैं इनका बोलने का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि बेबाक बोलते हैं। भाई साहब के अभी प्रोग्राम में गया था, वहां भी मैं एक बात कह रहा था, भाई साहब आप ऐसी चीज का हाथ लगा रहे हो, राजनीति 3 आदमी कर सकते हैं, या तो राजा के घर में जन्म लिया हो, या फिर हमारे पास इतनी ब्लैक मनी हो जिसको व्हाइट करने के चक्कर में हम टिकट भी खरीद लें, वोट भी खरीद लें और आदमी भी खरीद लें। तीसरा राजनीति वो कर सकता है या राजा के घर में दरी बिछा रखी हो। हम हैं किसान पुत्र, हमारे से कोई सीधे मुंह बात नहीं करे, हम अगले से 1 साल तक नहीं बोलते भाई साहब। तो शायद हमारे कर्मों में राजनीति नहीं है, लेकिन इसका एक कारण है, राजनीति हम कर सकते हैं वो दिमाग से। उसकी एक छोटी सी उदाहरण के साथ आप लोगों को बताता हूं। एक बुजुर्ग अपने पोते को कंधे बैठा के घुमा रहा और उसने पूछा, दादाजी हम गुलाम कैसे हुए, हिंदुस्तान गुलाम कैसे हुआ? 15 अगस्त है परसों, आजादी का दिन, इस बात को गौर से समझना। दादा ने सोचा बच्चा बहुत छोटा है, इसकी उम्र मात्र 10 साल है, इसको कैसे समझाऊं मैं इतनी गहरी बातें। दादा उसको समझाता है, बेटा वो पेड़ देख, दिखाई दे रहा है? बोला हाँ। इस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर घोंसले थे, चिड़िया के, काक के, कोयल के, सबके घोंसले थे, सबके घर थे। एक दिन एक लक्कड़हारा आता है, उस पेड़ की एक टहनी को काट देता है, कोयल का घोंसला नीचे गिर जाता है, कोयल रोने लग जाती है। काग बड़ा हंसा, बड़ा खुश हुआ, हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। इस मूर्ख की आवाज सुन के सब ये कहते थे मधुर आवाज, अब देखूंगा कहां से निकलेगी। उस लक्कड़हारे ने दोबारा से कुल्हाड़ी उठाई, उस काग के घोंसले को भी काट दिया। काग भी नीचे गिर के रो रहा है, काग भी चिल्ला रहा है, बाकी हंस रहे हैं, तोता मैना सब। ऐसे करते करते उस लक्कड़हारे ने पूरे पेड़ को उजाड़ दिया। अंत में पेड़ एक ठूठा डंडा बन के रह गया। उस लक्कड़हारे ने उस पेड़ को नीचे से भी काट दिया। पोता बोला, दादाजी मैंने भारत की गुलामी की बात पूछी थी, पेड़ कहां से आ गया? दादा बताता है, बेटा ये हिंदुस्तान एक दिन ऐसा ही एक सुंदर पेड़ था, जिसके ऊपर जात ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते थे। अंग्रेज वो आरी लेके आए और जब वो हमारे को काट रहे थे ना नीचे से, हिंदुओं को काटा तो मुसलमान हंस रहे थे। जब मुसलमानों को लूटा तब ईसाई हंस रहे थे। ऐसे करते करते उस हिंदुस्तान को उन कमीने अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, जिनकी संख्या मात्र 1,05,000 थी, और उस वक्त हमारी संख्या 40 करोड़ थी। तब भी हम उन आदमियों के गुलाम रहे। वही गुलामी की जंजीरें आप लोगों के पैरों में अभी भी डली हुई है।